नमस्कार, लेट्स माइक के एक बिल्कुल नए जानकारियों से भरपूर शो में आपका स्वागत है जिसका नाम है कॉर्पोरेट दुनिया। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है बल्कि एक खिड़की है उस दुनिया की तरफ जहां बिजनेस की चालें, स्टार्टअप्स की उड़ानें, मार्केट की धड़कनें और कंपनियों के भीतर की कहानियां आपको समझाई जाएंगी आसान, रोचक और भरोसेमंद अंदाज में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कारोबार की दुनिया की आज की खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव की अपनी 2 दिन की यात्रा के दौरान माले में कई बड़े ऐलान किए। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी विकास साझेदारी को नई उड़ान देते हुए भारत ने मालदीव को 4,850 करोड़ रुपए की ऋण सहायता देने का फैसला लिया है। डेवलपमेंट पार्टनरशिप को नई उड़ान देने के लिए हमने मालदीव के लिए $565 मिलियन यानी लगभग 5,000 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट देने का निर्णय लिया है। यह मालदीव के लोगों की प्राथमिकताओं के अनुरूप यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से जुड़ी परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल ली जाएगी। भारत और मालदीव्स के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत करने और मछली पालन के क्षेत्र में सहयोग पर एमओयू जैसे कदमों की घोषणा हुई। पीएम मोदी ने यह भी घोषणा की कि दोनों देश द्विपक्षीय निवेश संधि को अंतिम रूप देने की दिशा में काम करेंगे और फ्री ट्रेड समझौते के लिए बातचीत पहले ही शुरू हो चुकी है। दोनों देशों ने 60 साल के अपने कूटनीतिक संबंधों का जश्न मनाते हुए स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय प्रवासियों से मुलाकात की और कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि 2045 तक कच्चे तेल की मांग बढ़कर 11 मिलियन बैरल प्रतिदिन की हो जाएगी। ओपेक सेमिनार में बोलते हुए पुरी ने कहा कि भारत में एलपीजी की कीमत पूरी दुनिया में सबसे कम है। वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के साथ ही भारत भविष्य की बढ़ती मांगों के लिए भी तैयार है। उन्होंने कहा कि देश में 33 करोड़ परिवारों तक एलपीजी की पहुंच है, जिसमें 10 करोड़ 33 लाख से ज्यादा उज्ज्वला परिवार हैं। Insofar as India is concerned, there are a few givens. Ours is really a sui generis situation. We have every day 6-7 million of our citizens going to retail dispensing outlets. Our daily consumption of crude oil is about 5.6 million barrels a day. If you look at the assessments given by the International Energy Agency based in Paris, which says that in the next 2 decades, next 20 years, 25% of the global increase in demand will come from India. If you look at the OPEC's assessment, which is also relevant because that's where we are, they say that by 2045, that is 20 years from now, India will be consuming 11 million barrels a day. Now, even the 5.6 million barrels is a lot of energy, crude oil. But we have another dimension. We are also, if you look at liquefied petroleum gas, which is the product of a refinery, we are now supplying gas connections to 330 million households. So if every household has 4 people in it, we've got a saturation point of reaching our 1.4 billion people. 10 crores, of which is 100 billion of them, receive a preferential, cheaper supply because they are members of an economically weaker sections of society. Nowhere in the world is clean cooking gas supplied for as little as 8 cents in a day to a family of 4, or to non-beneficiaries at 16 cents. Subsidized, basically. Well, it is, yes, subsidized only up to a point. भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते के लिए दूसरे दौर की वार्ता दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस वार्ता में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के साझा उद्देश्य को आगे बढ़ाया गया। बातचीत का तीसरा दौर सितंबर में न्यूजीलैंड में होगा। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार दूसरे दौर में मिली गति को बनाए रखने के लिए वर्चुअल बैठकें जारी रहेंगी। इस दौर में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अच्छी प्रगति हुई। इनमें सामानों और सेवाओं का व्यापार, निवेश, मूल देश के नियम, कस्टम प्रोसेस, व्यापार को आसान बनाना, तकनीकी बाधाएं, स्वच्छता और आर्थिक सहयोग जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
2024-25 में न्यूजीलैंड के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 1.3 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 48.6% की बढ़ोतरी दर्शाता है। ये दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की बढ़ती संभावनाओं का संकेत है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 18 जुलाई को समाप्त हुए सप्ताह में 1.18 अरब डॉलर घटकर 695.49 अरब डॉलर रहा। इसमें पिछले सप्ताह में कुल विदेशी मुद्रा भंडार 3.06 अरब डॉलर घटकर 696.67 अरब डॉलर रहा था। विदेशी मुद्रा भंडार सितंबर 2024 के अंत में 704.88 अरब डॉलर के अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। आरबीआई ने कहा कि सप्ताह के दौरान स्वर्ण भंडार का मूल्य 15 करोड़ डॉलर बढ़कर 84.49 अरब डॉलर हो गया। आरबीआई के अनुसार विशेष आहरण अधिकार 11.9 करोड़ डॉलर घटकर 18.68 अरब डॉलर रह गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर का स्वागत करते हुए कहा कि इससे इंडियन इकोनॉमी के कई क्षेत्रों को मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारत को दूसरे देशों के साथ भी ऐसे ही समझौतों की जरूरत है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस मॉडर्न बीएफएसआई शिखर सम्मेलन में बोलते हुए मल्होत्रा ने कहा कि बहुपक्षवाद दुर्भाग्यवश पीछे चला गया है और देश को दूसरे देशों के साथ इस तरह के समझौतों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ बातचीत भी अग्रिम चरण में चल रही है। Hopefully it should help us. I think that is the way, going forward now, because unfortunately multilateralism seems to have taken a back seat. So I think in that sense it's good that we already have one FTA in place. It should help various sectors of in our manufacturing as well as on the services side. And perhaps, we need to do more of them. US is in advanced stages and there are others. आरबीआई गवर्नर ने कहा कि ब्रिक्स समूह के लिए अलग मुद्रा पर कोई काम नहीं चल रहा। उन्होंने कहा कि किसी भी अन्य देश की तरह भारत भी अपनी करेंसी को लोकप्रिय बनाने पर काम कर रहा है और अमेरिकी डॉलर यहां बना रहेगा। उन्होंने कहा कि भारत का यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ समझौता है और वह मालदीव के साथ भी रुपए में व्यापार के संबंध के कुछ समझौते पर विचार कर रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनियों में से एक इंटेल इस साल अपनी वर्कफोर्स में से 1/4 हिस्सा यानी करीब 24,000 कर्मचारियों की छंटनी करेगा। कंपनी ने अपने नए सीईओ लिप बूतान की लीडरशिप में बड़े पैमाने पर कॉस्ट कटिंग और रीस्ट्रक्चरिंग की घोषणा की है। इसके साथ ही इंटेल ने जर्मनी और पोलैंड में अपने जरूरी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स को भी रद्द कर दिया है, क्योंकि कंपनी अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने और बाजार में कंपटीशन को मजबूत करने की कोशिश में लगी है। सीईओ तान ने कर्मचारियों को लिखे एक पत्र में कंपनी के इस फैसले को मुश्किल और जरूरी निर्णय बताया। इस साल की दूसरी तिमाही में कंपनी ने पहले ही मैनेजमेंट लेवल्स को आधा कर दिया और 1.9 बिलियन डॉलर यानी करीब 16,450 करोड़ रुपए के रीस्ट्रक्चरिंग एक्सपेंसेस को रजिस्टर किया। इंटेल की ये स्ट्रेटेजी कंपनी को आर्थिक रूप से स्थिर करने और बाजार में फिर से अपनी स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, लेकिन कर्मचारियों और इससे प्रभावित सेक्टर्स के लिए ये एक मुश्किल दौर साबित हो सकता है। अलग अलग कारोबार से जुड़ी आईटीसी लिमिटेड विभिन्न क्षेत्रों में अपनी मैन्युफैक्चरिंग अपीयरेंस बढ़ाने के लिए मध्यम अवधि में 20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी। कंपनी के चेयरमैन संजीव पुरी ने वार्षिक आम बैठक में शेयर धारकों को ऑनलाइन संबोधित करते हुए कहा कि इंडियन इकोनॉमी की संभावनाओं से उत्साहित होकर कंपनी ने हाल के दिनों में 4,500 करोड़ रुपए के खर्च के साथ 8 विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं में निवेश किया है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, आईटीसी की योजना मध्यम अवधि में विभिन्न व्यवसायों में 20,000 करोड़ रुपए का और इन्वेस्टमेंट करने की है। ये क्षेत्र दैनिक उपभोग की वस्तुओं से जुड़े टिकाऊ पैकेजिंग और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जैसे क्षेत्रों में हैं। सोने की फिजिकल मांग कम करने के उद्देश्य से 2015 में शुरू की गई सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना की प्रगति को लेकर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने
संसद में बताया कि ये योजना सफल रही है और अब तक 146.96 टन सोने के बराबर बॉन्ड बेचे जा चुके हैं। इसकी कुल वैल्यू लगभग 72,275 करोड़ रुपए है। इनमें से 15 जून 2025 तक लगभग 18.81 टन के बॉन्ड रिडीम भी हो चुके हैं। एसजीबी की आखिरी किस्त फरवरी 2024 में जारी की गई थी, जिसके बाद से अब तक कोई नई सीरीज नहीं आई है। सरकार ने कहा है कि मौजूदा वैश्विक हालात, सोने के ऊंचे दाम और बढ़ी हुई कर्ज लागत के कारण नई किस्त अभी जारी नहीं की जा रही है। सरकार हरित इस्पात की सार्वजनिक खरीद को अनिवार्य बनाने के तरीकों पर विचार कर रही है, जो पारंपरिक रूप से कार्बन एमिशन के साथ बने इस्पात से बदलाव की दिशा में एक कदम है। पारंपरिक तरीकों की तुलना में काफी कम कार्बन एमिशन के साथ बने इस्पात को ग्रीन इस्पात कहते हैं। इस्पात मंत्रालय उद्योगों में कार्बन एमिशन कम करने और जीरो लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का हरित इस्पात मिशन तैयार कर रहा है। भारत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित समय से 5 साल पहले ही हासिल कर लिया है। भारतीय चीनी और जैव ऊर्जा विनिर्माता संघ ने कहा कि यह उपलब्धि कार्यक्रम की शुरुआत के समय की मामूली 1.5% दर के बाद काफी उल्लेखनीय बढ़ोतरी दिखा रही है। चीनी उद्योग के निकाय इस्मा के आंकड़ों के अनुसार इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम ने पर्याप्त आर्थिक और पर्यावरण लाभ प्रदान किए हैं। इथेनॉल उत्पादन 2014 में 38 करोड़ लीटर से बढ़कर जून 2025 तक 661 करोड़ लीटर हो गया, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 698 लाख टन की कमी आई। इस कार्यक्रम ने भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर को महत्वपूर्ण लाभ दिया है, जिससे किसानों को 1.18 लाख करोड़ रुपए और डिस्टिलरी को 1.96 लाख करोड़ रुपए की आय हुई है। इस पहल से भारत को विदेशी मुद्रा लागत में 1,36,000 करोड़ रुपए की बचत करने में भी मदद मिली। मलेशिया से भारत में कच्चे पाम ऑयल का आयात मई और जून में फिर से बढ़ गया है। मलेशियन पाम ऑयल काउंसिल के अनुसार अभी आयात हर महीने 2.5 लाख टन हो गया है। इससे पहले इसमें थोड़ी गिरावट आई थी। भारत में मलेशिया के पाम ऑयल मार्केट में हिस्सेदारी 2023 में जहां 30% थी, ये बढ़कर 35% हो गई है। ये वृद्धि भारत में मलेशिया की मजबूत सप्लाई और प्रतिस्पर्धी कीमतों को दर्शाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए पीएलआई योजना से जून 2025 तक 1,30,000 प्रत्यक्ष रोजगार पैदा हुए। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने एक सवाल के जवाब में संसद में बताया कि इस योजना के तहत 12,390 करोड़ रुपए का कुल निवेश और 8,44,000 करोड़ रुपए का उत्पादन हुआ। उन्होंने कहा कि भारत ने खुद को मोबाइल फोन के शुद्ध आयातक से शुद्ध निर्यातक में बदल लिया है। भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश है। पीएलआई योजना से भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में निवेश, उत्पादन, निर्यात और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में काफी बढ़ोतरी हुई है। इस योजना के तहत भारत ने 4,65,000 करोड़ रुपए मूल्य के सामान का निर्यात किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने मुक्त व्यापार समझौते के तहत ब्रिटेन की कृषि वस्तुओं पर कोई ऐसी रियायत नहीं दी है जिसका घरेलू किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। इससे किसानों के हितों की पूरी तरह रक्षा की गई है और इसका कृषि क्षेत्र पर बहुत पॉजिटिव असर पड़ेगा, क्योंकि देश से कृषि निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। अगले साल से लागू होने वाले इस समझौते में ब्रिटेन को होने वाले 99% भारतीय निर्यात को शुल्क मुक्त एक्सेस देने का प्रावधान है। समझौते में उन वस्तुओं के लिए कोई रियायत नहीं दी गई है जिनके आयात का हमारे किसानों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। केंद्र सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना के अंशधारकों की संख्या 8 करोड़ को पार कर गई है। 10 साल पहले ये योजना शुरू हुई थी। पेंशन कोष विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित इस योजना के तहत इस वित्त वर्ष में 39 लाख नए लोग जुड़े और इसके साथ इस योजना के अंशधारकों की संख्या ने 8 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया। अटल पेंशन योजना को भारत के सभी नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लाने के उद्देश्य से पेश किया गया था। ये एक स्वैच्छिक और कंट्रीब्यूटरी पेंशन योजना है जो खास तौर से गरीब, वंचित और अनऑर्गेनाइज्ड क्षेत्र के श्रमिकों के लिए है। ये थे कॉर्पोरेट जगत के आज के कुछ खास समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।